नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2025 को ध्यान में रखते हुए हम लोग करंट अफेयर्स का रिवीजन कर रहे हैं। 5 टॉपिक लाते हैं, उससे प्रश्न भी तैयार करते हैं और मिलकर के समाधान भी करते हैं। एक प्रश्न आपको दिया करता हूं जिसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दे रहे हैं। एपिसोड 95 तक पहुंच चुके हैं। आज का पहला प्रश्न, और देखिए ये जो टॉपिक है ना, ये अपने आप में ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये झील जो है चर्चा में रहा है। वेम्बनाड झील के संदर्भ में कुछ कथन दिए गए हैं, कहा गया इस कथन पर विचार कीजिए। करेंगे हम सभी विचार। कहा गया सही है, कौन सा कथन, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, 3 कथन है। सबसे पहले इस स्टेटमेंट को पढ़ करके कीवर्ड निकालते हैं। प्रोसेस पर भी ध्यान दीजिए, है ना, कि किस तरह से प्रश्न को अप्रोच करते हैं। यह भारत की सबसे लंबी झील है, पहली एक चीज हो गया। दूसरी, इसे वर्ष 2002 में रामसर साइट जो है वह घोषित किया गया है। 2 हमारे पास यहां पर फैक्ट आ गया। वर्ष 2024 में वेम्बनाड झील पुनरुद्धार परियोजना की शुरुआत की गई। ये 3 बातें यहां पर जो है वह दिया गया। अब सबसे पहले इस विषय में समझ लीजिए कि क्या स्थिति है। देखिए, भारत का दक्षिण में चलेंगे तो केरल राज्य है। केरल में वेम्बनाड झील जो है वह स्थित है और यह सही है कि यह भारत की सबसे लंबी झील है। तो पहला स्टेटमेंट आपका सही है। बस ये यहाँ पर एक और फैक्ट जोड़िए कि अगर आ जाए कि क्या यह केरल में स्थित है, तो हाँ, यह केरल में है। ठीक है। दूसरी बात यहाँ पर क्या गया है, रामसर साइट को लेकर के। वेम्बनाड झील को 2002 में रामसर साइट के रूप में घोषित किया गया था, जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय महत्व का क्या है, आर्द्र भूमि क्षेत्र होता है। तो यह जो है स्टेटमेंट ये सही है, यानी कि 2002 में रामसर साइट घोषित किया गया था। अब यहां पर है कि पुनरुद्धार योजना की शुरुआत क्या 2024 में किया गया था। देखिए, वेम्बनाड झील के संरक्षण और पुनरुद्धार के लिए 2024 में एक परियोजना की शुरुआत की गई थी, ताकि जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है और अन्य मानवीय गतिविधियों के वजह से झीलों के जो स्वास्थ्य हैं उस पर दुष्प्रभाव पड़ रहा है, इन सब प्रभावों से इस झील को बचाया जा सके। यानी कि तीसरा स्टेटमेंट जो आपका दिख रहा है यह भी सही है। तो कुल मिलाकर के देखेंगे ये तीनों ही स्टेटमेंट सही है। पूछा गया था कौन सा कथन सही है, तीनों ही। विकल्प में हम चलेंगे, डी यहाँ पर हमें दिख रहा है, डी में है 1, 2 और 3, तीनों ही सही है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, आगे बढ़ जाए, दूसरे प्रश्न पर चले। दूसरा प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको 4 स्टार लगा लीजिए। इसकी संभावना रह सकता है, क्या है, प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना, पीएम अजय। अच्छा, एक बात ध्यान देना है कि ये या तो पूरा आएगा, प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना, ये पूरा का पूरा आपको पूरा योजना पूछा जा सकता है। नहीं तो इस बात की पूरी संभावना है कि सिर्फ यह पूछ लिया जाए, पीएम अजय के नाम से आपसे प्रश्न रहे। तो दोनों ही चीजें आपको पता होना चाहिए। ऐसा ना हो कि ये पूछा जाए, आप पढ़ करके इसके विषय में जाए और आप जानकारी होने के बावजूद भी गलत करके आए। तो ध्यान रखना है। इस संदर्भ में कुछ कथन दिए गए हैं, विचार करने कहा गया है, करेंगे विचार। पूछा गया है कौन सा कथन सही है। यहाँ पर 3 स्टेटमेंट है, इसे एक एक करके सबसे पहले देखते हैं। कहा गया इस योजना की शुरुआत जो है वो वर्ष 2021 में की गई। एक फैक्ट हमारे पास आया, आगे बढ़ते हैं। योजना का क्रियान्वयन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, यानी कि ऐसे समझिए कि इसके नोडल एजेंसी की बात की गई है कि क्या यही मिनिस्ट्री जो है इसके देखभाल का काम करता है, क्रियान्वयन का काम करता है, देखेंगे। तीसरा स्टेटमेंट, यह योजना सभी राज्यों में, शब्द पे ध्यान देना है। ठीक है, शब्द पे, एक एक शब्द पे प्रीलिम्स में जो प्रश्न आप लेकर के चलेंगे तो स्टेटमेंट पे ध्यान दीजिए। सभी राज्य, यानी कि भारत में जितने भी राज्य हैं सबकी चर्चा, और जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं उसकी भी चर्चा फिर यहाँ पर सभी राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों में लागू की जा रही है, ये कहा गया है। अब इसके विषय में प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना यानी कि पीएम अजय के विषय में सबसे पहले समझ लेते हैं। यह योजना है क्या। यह योजना अनुसूचित जातियों यानी कि एससी का जो जिस तरह से सामाजिक आर्थिक उत्थान है उसमें गरीबी कम करने, शैक्षणिक अवसर बढ़ाने, अनुसूचित जाति बहुल क्षेत्र जो है वहां पर किस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर किया जा सकता है, कुल मिलाकर के पीएम अजय योजना जो है इन सभी चीजों पर एक तरह से फोकस करता है। आरंभ कब हुआ था, वर्ष 2021 में आरंभ हुआ था, यानी कि ये सही है। दूसरी बात, नोडल मंत्रालय क्या यही है। देखिए, इसका क्रियान्वयन जो है
वह सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय को दिया गया है, जो कि ये स्टेटमेंट में है भी, यानी कि ये फैक्ट भी सही है, ये दोनों सही है। अगर देखिए जैसे कि आपको नहीं भी पता होता इसके विषय में तो आप ये सोच सकते थे। यहाँ मैंने आपसे क्या कहा है, यहाँ भी देखेंगे प्रश्न में क्या लिखा हुआ, अनुसूचित जाति है ना, शेड्यूल कास्ट, समाज के जो सबसे जो कह सकते हैं वंचित तबका है उसको लेकर के बात की जा रही है, तो सामाजिक न्याय की बात की जा रही है ना। यहां से अगर कनेक्ट करेंगे तो आप समझ पाएंगे कि यही मंत्रालय होना चाहिए था। यह तरीका है इसको समझने का। आगे, यह योजना सभी राज्यों में, अब ध्यान देना है कि यह योजना जो सभी राज्यों और सभी केंद्र शासित प्रदेशों का कहा गया है, दरअसल ऐसा नहीं है। दरअसल यह योजना जो है वह 28 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में लागू किया गया है, यानी कि कुछ ऐसे राज्य हैं जिसमें इस योजना को लागू नहीं किया गया है। आपसे यह पूछा जा सकता है कि ऐसे राज्यों के नाम कौन से हैं, एक स्टेटमेंट वह डाल दिया जा सकता है, नोट कर लीजिए। ऐसे राज्यों के नाम है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम। ये 4 राज्य जो हैं ये नॉर्थ ईस्ट के हो गया, जो 7 सिस्टर्स है उसमें से देखिए 4 राज्य आ गया, अरुणाचल ऊपर चलिए, उसके बाद नागालैंड, उसके बाद यहाँ आएंगे तो आपको मेघालय साइड में, फिर मिजोरम नीचे। तो ये लाइन से और फिर एक बीच में आप मैप ध्यान पे लाइए, एटलस इंडिया का मैप, वो जरूरी है आपके लिए। तो वो 4 राज्य ये हो गया। उसके बाद केंद्र शासित प्रदेश की बात करेंगे तो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में यह योजना नहीं लागू है। इसके अलावा दादर एवं नगर हवेली और दमन एवं द्वीप, ये दोनों अलग अलग आइलैंड हुआ करता था, इस दोनों केंद्र शासित प्रदेश को जो है एक ही साथ कर दिया गया, दादर एवं नगर हवेली और दमन एवं द्वीप। मामला समझ में आ गया? तो यहां पर भी नहीं है। दूसरी बात, क्या ये लद्दाख में लागू है? जवाब है नहीं। क्या ये लक्षद्वीप में ये योजना शामिल है? जवाब है नहीं। यानी कि ये सारे जो राज्य या केंद्र शासित प्रदेश हैं, यहां पर ये योजना अभी इन राज्यों को, केंद्र शासित प्रदेशों को इस योजना के तहत शामिल नहीं किया गया है, पीएम अजय के तहत। यानी कि ये जो सभी राज्य हैं, ये फैक्ट आपका इस वजह से गलत होगा। इसलिए मैंने कहा था कि शब्द पे गौर कीजिए, वहां से प्रश्न आपका बनेगा। तो इसमें 2 स्टेटमेंट सही है, पूछा गया था कौन सा कथन सही, 1 और 2 बी विकल्प में है। ठीक है, तो बी विकल्प के साथ चलेंगे। फिर से कह देता हूं यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सही से इसको ध्यान में रखना है। तीसरे प्रश्न पर चलते हैं। हाल ही में भारत में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, मतलब समझ रहे हैं, MSME है ना, इसकी प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि करना। ओके, ठीक है, एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की बात की गई है। शीर्षक वाली एक रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी की गई है? देखिए इसको 3 स्टार लगाइए, चूंकि इकोनॉमी में इस सब तरह के जो होता है रिपोर्ट्स वगैरह, जैसे कि कोई इंडेक्स जारी हुआ है ना, इस तरह की चीजें 1-2 प्रश्न रहता है, वह अपने नेचर में बहुत आसान होता है। बस वो फैक्ट आपको पता होना चाहिए, इससे आपका काम चल जाएगा। अब यहां पर जो कहा गया है कि यही शीर्षक है, भारत में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम की प्रतिस्पर्धकता में वृद्धि करना, ये एक टाइटल है। ठीक है, और इस टाइटल का एक शीर्षक जो है, इस शीर्षक वाला एक रिपोर्ट जारी किया गया। पूछा गया है कि वो किस संस्था द्वारा जारी किया गया है। तो यह रिपोर्ट जो जारी किया गया है वह नीति आयोग के द्वारा। अब नीति आयोग क्या है? आप जानते हैं कि भारत सरकार की थिंक टैंक है। पहले योजना आयोग हुआ करता था, योजना आयोग को प्रतिस्थापित करते हुए नीति आयोग मोदी गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया था। और यह रिपोर्ट जो है नीति आयोग ने इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस, यानी कि IFC, हो सकता है ये एक स्टेटमेंट हो, है ना, IFC के सहयोग से, कब? तो यह किया था मई के, अगर देखेंगे तो 2 को 2025 को। ये ध्यान रखिएगा थोड़ा, क्योंकि अगर फैक्ट आ जाता है तो थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए था। अच्छा, दूसरी बात, बिल्कुल भी ऐसे प्रश्न को, रिपोर्ट को देख करके इमोशनल नहीं होना है कि अच्छा यहाँ पर सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योग की बात किया गया है और ये स्टेटमेंट में यहाँ विकल्प में है सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय। ये आवश्यक नहीं है। इस तरह की चीजें आपको ट्रैप करने के लिए दिया जाता है। आसान प्रश्नों को आप टिक मार के आएंगे, आप कहेंगे आपका प्रीलिम्स हो रहा है और इसीलिए गलत हो जाता है। तो थोड़ा सा ध्यान से आपको चीजों को हैंडल करना पड़ेगा। मामला सही आ गया नीति आयोग के द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ जाए। निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। अच्छा प्रश्न है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एग्जैक्ट यही प्रश्न आएगा, लेकिन इस तरह का एक ना एक प्रश्न आप देखेंगे पिछले कुछ वर्षों में। जब आप यूपीएससी के प्रीलिम्स का अगर आप स्टडी करें, एनालिसिस करें PYQ का, तो आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये थोड़ा ध्यान रखिए। अच्छा,
ये जो जिस तरह से अब प्रश्न आपको दिख रहा है ना, ऐसा ही प्रश्न आपको रहने वाला है नेचर में। लेकिन होता क्या है, आपके भी इसमें यहाँ एक शिकायत होगा, क्या अभी मैं बताता हूं। देखिए, कहा गया है निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए, करेंगे, और कहा गया उपयुक्त में से कितने देशों के साथ थाईलैंड सीमा साझा करता है। थाईलैंड की बात की गई है, एक देश है ना जो सीमा साझा करता है, इसमें से किस किस देशों के साथ, यहाँ पर 5 देशों का नाम दिया गया है। आपकी समस्या क्या है, आप क्या शिकायत करेंगे कि सर यहाँ पर ना आप मैप दे देते क्वेश्चन में तो बड़ा अच्छा होता, पर आपने मैप तो दिया नहीं। मैप देते तब तो हम देख लेते कि थाईलैंड के साथ कौन सा देश जो है सीमा साझा करता है। दोस्तों, इसीलिए इस प्रश्न में मैप इस तरह के प्रश्न में नहीं दिया हूं मैं, कि आपको यह समझना है कि एग्जाम में भी जो वो डी डे होगा उस प्रश्न पत्र में भी मैप आपको नहीं रहेगा। तो अभी से भी कंफर्ट जोन में नहीं चलना है। फिर मैप रहेगा कहाँ, दिमाग में। अपने माइंड से पूछिए, एटलस पे ले जाइए, आपको वर्ल्ड मैप पर ले जाइए, और वर्ल्ड मैप में आप चलिए किधर, जो आसियान कंट्री है उधर चलना पड़ेगा आपको, यानी कि थाईलैंड चलते हैं हम लोग, सीधे वर्ल्ड मैप पर चलते हैं। ठीक है, थाईलैंड पहुंच रहे हैं, म्यांमार से और पूरब पहुंच रहे हैं आप, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से ऊपर जा रहे हैं, तो आप थाईलैंड के आसपास आ चुके हैं। ऐसे दिमाग को तैयार कीजिए। अब थाईलैंड अगर आप पहुंच चुके हैं तो उसको जरा उसके इर्द गिर्द देखिए, मैप लाइए अपने दिमाग में कि पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण में क्या है। तो सबसे पहले आप अगर पश्चिम के तरफ चलते हैं, थाईलैंड है, मान लेते हैं कि ये एरिया जो है वह थाईलैंड पर जाता है, तो थाईलैंड के 4 डायरेक्शन की हमें जानकारी लेना है। ठीक है, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया। ठीक है, तो अब एक एक एरिया की जानकारी लेते हैं। तो अगर आप पश्चिम में चलेंगे और पश्चिम में भी अगर उत्तर पश्चिम वाले एरिया में चलेंगे तो आपको ये थाईलैंड मैप पे जाइए, वर्ल्ड मैप के नीचे, तो कौन सा उत्तर पश्चिम में थाईलैंड का आएगा, इस विकल्प को भी देखना है। तो आप म्यांमार यानी कि बर्मा, तो यानी कि यहां पर जो है म्यांमार थाईलैंड के पास जो है एक विकल्प जो है वो सीमा साझा कर रहा है, यानी कि यह तो हो गया। इसके बाद उत्तर में चलिए, और उत्तर में भी खास करके उत्तर पूरब की दिशा में देखेंगे तो एक कंट्री वहां पर पड़ता है, इस विकल्प के आधार पे उसका नाम है लाओस, तो आप देखेंगे यह भी शामिल हो गया। इसके अलावा अगर आप दक्षिण में आएंगे, और दक्षिण में भी खास करके दक्षिण पूरब में आएंगे, तो कंबोडिया आपको यहां पर जो है वह दिखेगा, तो कंबोडिया को यहां शामिल कीजिए। और फिर यहां पर जब आप पहुंचेंगे, पूरे दक्षिण में सीधे पहुंच जाइए, तो इसके दक्षिण में आपको जो है वह मलेशिया देखने को मिलेगा, यानी कि ये 4 आपको देखने को मिल चुका है। लेकिन कहीं भी यहां पर आप थाईलैंड का कनेक्शन चाइना से देखते हैं? चाइना कहाँ पड़ता है, इंडिया, ऊपर तिब्बत, चाइना, सोचिए म्यांमार से ऊपर चाइना है, तो चाइना का तो कोई कनेक्शन है ही नहीं। बीच में साउथ चाइना सी है, मैप पर जा रहे हैं ना, वर्ल्ड मैप दिमाग में आ रहा है, तो वो सारा एरिया सोचिए। तो अगर इस तरह के प्रश्न का आप 50-100 प्रश्न ऐसे मैप का करके जाएंगे कि भाई ब्लैक सी है, तो ब्लैक सी के आसपास क्या है ना, तो ये सारी चीजें इस तरह का अगर आप करके जाएंगे तो ऐसा ही प्रश्न आपको एग्जाम हॉल में रहेगा। तो मैप वहां भी नहीं रहेगा, इसलिए मैप यहां भी नहीं है। प्रैक्टिस माइंड में कीजिए, जैसे मैंने बताया वैसे सोचिए, इस तरह का आपको कर लेना है। और फिर इर्द गिर्द जो विकल्प दिया गया, ध्यान दीजिए, आप ये जो मैप लाएंगे दिमाग में, उसमें सबसे ज्यादा ये समझना है कि विकल्प क्या दिया गया, उसके आधार पर सोचिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि इसके इर्द गिर्द यही देश, और कुछ कंट्री हो सकता है ना, लेकिन वो इसमें शामिल नहीं है, यह ध्यान रखना है। यानी कि चाइना जो है वह शामिल नहीं है। अच्छा, आप देखिए यहां पर पूछा गया क्या है, ये नहीं कहा गया कि किस किस देश का नाम यहां दिया गया है या कितने नंबर का, 1 2 3 4, ये भी विकल्प नहीं है। कितने देश, ये नए तरह का विकल्प जो है, कितने नंबर पूछ लिया गया सीधे, तो आप काउंटिंग करेंगे फिर कितने सही हैं, 1 2 3 4, इस तरह से आपको सही जवाब तक पहुंचना है। तो केवल 4 के पास हम चलेंगे, यानी कि सी विकल्प के साथ। इस तरह का प्रश्न बहुत कठिन नहीं होता है, बस थोड़ा सा धैर्य आपको चाहिए, आप एग्जाम हॉल में इसको सॉल्व कर ले जाएंगे। 5वां, ये इंपॉर्टेंट है, लगातार ये चर्चा में रहा है ये टॉपिक, और जगत गुरु हैं बसवेश्वर, इनके विषय में चर्चा में ये चीजें रहा है, ये चर्चा में पिछले कुछ दिनों से आ रहे हैं, तो इनके विषय में देखिए। और खास करके ये जो है ना शरण आंदोलन, इसको लेकर के इन्होंने भक्ति आंदोलन के दक्षिण भारतीय स्वरूप शरण आंदोलन का नेतृत्व किया। देखेंगे इन्होंने लिंगायत संप्रदाय की स्थापना की, वे मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा, कर्मकांड, जाति प्रथा, बलि प्रथा आदि के विरोध में थे। यहां पर ये 3 स्टेटमेंट दिया गया है, कहा गया है कौन सा कथन जो है सही है, ये बताइए। सबसे पहले इनके विषय में समझ लेते हैं। बसवेश्वर, या इनको अगर आपने आर्ट एंड कल्चर में पढ़ा होगा, आपने हिस्ट्री पढ़ते हुए पढ़ा होगा, बसवन्ना के नाम से जानते हैं, है ना, बसवन्ना सुना है ये शब्द।
इसी संत के विषय में बसवन्ना जो है जगत गुरु बसवेश्वर को ही कहा जाता है दक्षिण भारत में। और किस क्षेत्र में है ये? कर्नाटक क्षेत्र में। ध्यान आ रहा है कुछ? कर्नाटक क्षेत्र में भक्ति आंदोलन का जो दक्षिण भारतीय स्वरूप है, जिसको शरण आंदोलन कहा जाता है, इन्होंने ही इसका नेतृत्व किया था। दूसरी एक बात ध्यान दिलाता हूं, कर्नाटक की राजनीति में भी हमेशा आप देखेंगे लिंगायत समुदाय का एक बड़ा प्रभाव रहा है, एक बड़ा वोट बैंक उसका रहा है। तो लिंगायत संप्रदाय की स्थापना इन्होंने ही की थी, है ना, जो शिव की उपासना करता है, आत्म शिव की अवधारणा पर आधारित इन्होंने इसे बताया था। अच्छा देखिए, लिंगायत संप्रदाय के विषय में एक और पूछा जा सकता है कि क्या ये वीर शैव संप्रदाय है? अगर लिंगायत ना देकर के वीर शैव संप्रदाय दिया जाए, एक ही बात है, लिंगायत को ही कहा जाता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात, बसवेश्वर जी का एक क्या कहना था जब इन्होंने जो शरण आंदोलन चलाया था उसमें, कि रूढ़िवादी जितने भी हिंदू प्रथाएं हैं उसका विरोध करना। वो जैसे कि जातिवाद हो सकता है, मूर्ति पूजा हो सकता है, तीर्थ यात्रा हो सकता है, यज्ञ हो सकता है, कर्मकांड हो सकता है, बलि प्रथा हो सकता है, इन तमाम चीज़ों का इन्होंने विरोध किया था। तो ये काफ़ी वहाँ पर पॉपुलर है कर्नाटक क्षेत्र में। ये तीनों ही स्टेटमेंट जो होंगे वह सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, पूछा गया है कौन सा कथन सही है? तीनों किधर है? 1 2 3। डी विकल्प के साथ चलते हैं। डी में तीनों सही है, 1 2 3। ठीक है, अब यहां पर एक जो है आपसे प्रश्न है, ये प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पीसीएस वगैरह में ये प्रश्न पूछा जा चुका है, पढ़े होंगे ना। 1921 का मोपला विद्रोह हुआ था, तेलंगाना, विदर्भ, मालाबार या फिर मराठवाड़ा। अब जानते हैं ना, 4 में से जो भी सही लगता हो क्या करना है? कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना है। अगर मोपला विद्रोह के विषय में यदि और भी आप कुछ जानते हो तो वह भी कमेंट बॉक्स में आप लिख करके बता दीजिए। ठीक है, आज के इस लेक्चर में इतना ही। समय बेहद कम है साथियों अब आपके लिए। प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो करंट अफेयर्स का लगातार रिवीजन कीजिए, और सिर्फ करंट अफेयर्स का नहीं, स्टैटिक सब्जेक्ट का भी। आज के लिए इतना ही। अपना बेहद ख्याल रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।